में हम एकदम से आपका प्रैक्टिस बैच है तो एकदम से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। सबसे पहले हमारा तरीका होगा कि इस चैप्टर को मान लेते हैं समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के जो मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु हैं, महत्वपूर्ण फार्मूला है, रिजल्ट हैं, उनसे संबंधित एक दो प्रश्न हैं, उनका सबसे पहले अभ्यास करेंगे। और जब हम बेसिक फंडामेंटल सीख लेंगे और प्रश्नों की टेक्नोलॉजी को उनके सूत्रों के साथ जोड़ लेंगे, तब हम कहीं जाकर अपना टेस्ट 1 का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारे 20 प्रश्न होंगे और हम बहुत अच्छे से, आसानी से, बहुत अच्छे तरीकों से जो हम पहले दिन जो क्लास में सीखेंगे उनका हम उपयोग करेंगे उस टेस्ट में। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप समझिए, गणित में आपके 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है ना, 20 प्रश्न आएंगे। गुड आफ्टरनून बच्चों, बिल्कुल आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाइएगा। और काफी बच्चे हमारे जुड़ भी गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हर्ष शर्मा, नमन जैन, ऋतिक सिंह, शिबू, शिवम तिवारी, अमित प्रताप सिंह, आरव, पवन, ये सभी बच्चे हमारे जो है जुड़ चुके हैं। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, अंकित साहू, लकी गोस्वामी, अरविंद पाल, संचित, अवनीश, राघवेंद्र, वीरू यादव, दिशा गुप्ता, आयुष, सोनू, ऋतिक, आलोक, अमन, संदीप कुमार, नीम मलिक, अंबिका तिवारी, नमन जैन और भी काफी विद्यार्थी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो सभी जुड़े हुए हैं, जो सभी जुड़ रहे हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज आपकी पहली क्लास है गणित की। ठीक है ना, गणित की है। ध्यान से पहले ये समझिए हम कैसे पढ़ाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला हम टॉपिक लेंगे आपका गणित में। पहले आप चैप्टर को समझिए। सबसे पहले हम पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ाएंगे? समांतर श्रेणी। इसी के बाद प्यारे विद्यार्थियों दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा जीपी। पढ़ाने का तरीका प्यारे विद्यार्थी ये रहेगा कि हमारी जो पहली क्लास है उसमें क्या होगा, उस चैप्टर की हम थ्योरी और उसके साथ साथ जैसे समांतर श्रेणी में एन पद ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, समांतर मध्य ज्ञात करना है, एन समांतर मध्य ज्ञात करना है, एन समांतर मध्य का योग ज्ञात करना है, तो ये सारे पैटर्न पहले हम सीखेंगे और उनसे एक दो प्रश्न भी लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, जैसे हमारा एक चैप्टर हो जाएगा, एक लेक्चर में हमारा एक चैप्टर भी हो जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। उसी के बाद जो हम लोगों ने पहले से अनाउंस कर रखा है, आपके टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट शुरुआत होंगे। समांतर श्रेणी जैसे हम पढ़ा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सारे रिजल्ट फार्मूला एक बार अपडेट करने की जरूरत होती है। जिन स्टूडेंट को आता है वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है तो हमारी एक्यूरेसी ज्यादा होती है परीक्षा में। ठीक है ना, तो जब आता है तो ये नहीं होता है कि हमें तो आता है, ये सब आता तो सब कुछ होता है, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस कितनी होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है परीक्षा को पास करने का। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एक बार क्योंकि रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का, और रिवीजन करने के बाद अपने 20 प्रश्नों को उसी चैप्टर के लेंगे। जैसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, तो इसके 20 प्रश्न फिर हम लेंगे दूसरे दिन सेकंड क्लास में, और उन 20 प्रश्नों में आप और हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्नों के उत्तर का बिल्कुल समागम कर रहे होंगे, जिसमें हम प्रश्न लिखेंगे और आपसे क्विकली उसका आंसर पूछेंगे। लेकिन हाँ, जिन विद्यार्थियों का उत्तर नहीं भी आएगा तो घबराने की बात नहीं, एक एक प्रश्न को संपूर्ण हल विधिवत तरीके से हल कराऊंगा, तब भी हल कराऊंगा। तो पहली बात, चैप्टर को बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे, उसके सारे फार्मूला, उसके सारे रिजल्ट, गणित में फार्मूला और रिजल्ट ही याद रखना होता है, वो याद रखिए, और क्वेश्चंस का तरीका याद रखिए, उन पैटर्न को कैसे अप्लाई करना है ये तरीका आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। गणित सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का विषय है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, जिसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, ठीक है। इसी सफर में पहले विद्यार्थी दूसरा लेंगे जीपी। आज हम पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, आज आपकी पहली क्लास है, लेकिन सबसे पहले अपना सिलेबस देख लो। ठीक है ना, एक आकलन कर लो कि सर कैसे पढ़ाएंगे, कैसे स्टार्टिंग करेंगे, फिर कैसे प्रश्नों का तालमेल करेंगे। तीसरा विद्यार्थी हमारा एचपी होगा, जिसको हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। इसी के बाद विद्यार्थियों हम त्रिकोणमिति उठा लेंगे। ठीक है ना, आपकी त्रिकोणमिति हम शुरू कर देंगे, और इसी के बाद विद्यार्थियों पांचवा जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी। ठीक है ना, इसी के बाद विद्यार्थियों जो छठा चैप्टर होगा वो हमारा हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति। क्या हो जाएगा? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति। उसी के बाद विद्यार्थियों हम लोग सातवां जो चैप्टर पढ़ेंगे वो ठोस ज्यामिति। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस दिशा में आपको ले जा रहा हूं, जिससे बहुत से विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं, पुराने हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नए विद्यार्थी हैं वो थोड़ा भ्रम में रहते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि सर क्या क्या पढ़ाएंगे और किस पैटर्न से पढ़ाएंगे। ये आज आपकी पहली क्लास में ये बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए, जिससे हम बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है ना, फिर प्यारे विद्यार्थियों हम लोग ठोस ज्यामिति पढ़ेंगे। ठोस ज्यामिति में प्यारे विद्यार्थियों आपको याद होगा हम लोग आयताकार ठोस पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग प्यारे विद्यार्थियों पहला टॉपिक रहेगा, दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा घन, तीसरा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों बेलन, चौथा टॉपिक रहेगा हमारा शंकु, और पांचवा टॉपिक रहेगा इसी में गोला। ठीक है ना, और सातवां जब ठोस ज्यामिति हो जाएगा, इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम लोग आठवां चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें क्रमचय संचय। ठीक है ना, और नौवां जो चैप्टर होगा हमारा प्यारे विद्यार्थियों, जो नौवां चैप्टर होगा वो हम आपका विषय हम लेंगे सांख्यिकी, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, और 10वां जो चैप्टर होगा वो आपके बहुत बेसिक आइडिया पे है, जिसको बोलते हैं घातांक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? घातांक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? घातांक सिद्धांत को लेंगे। ठीक है ना, समझते जाइएगा बिल्कुल धैर्य के साथ। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहले आपको अपने युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, हम किस विषयों पर युद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कि पहले दिन आपको सब कुछ सिखा दूं। ठीक है, आपको धैर्य पूर्वक पहले समझना है पैटर्न। अंतिम और लास्ट हमारा होगा प्यारे विद्यार्थियों लघुगणक। ठीक है ना, लॉगरिथम के काफी रूल, सिद्धांत, उनसे रिलेटेड प्रश्न। ठीक है ना, इतना पढ़ने के साथ साथ हर चैप्टर का हमने पहले बताया, सबसे पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके रिजल्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों उससे रिलेटेड एक टेस्ट लेकर आऊंगा तुरंत सेकंड क्लास में। जैसे हमारा एक चैप्टर कवर होगा उसके सेकंड क्लास में हमारे पास टेस्ट होगा, जिसमें 20 प्रश्न होंगे, और 20 प्रश्नों को फिर हम निर्णय लेंगे आपने कितना सीखा, हमने कितना सिखाया, और कहां आपकी कमियां है उसको हम मजबूत कर देंगे। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग कर देंगे। इसके लिए परेशान मत होने का। ठीक है, परेशान होने का ही नहीं, बिल्कुल यूट्यूब पे आपने देखा होगा, हमने सुपर संडे में मैथ्स का डिस्कस कराया था, याद है ना आपको? तो बिल्कुल उसी अंदाज में डिस्कस कराऊंगा। ठीक, इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, हम जो है इतना करने के बाद
इसके साथ साथ पैरेलल में हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे और इसी के साथ आपको और मेरा सफर जारी रहेगा लगातार। तो आप लोग अब धैर्य रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ 10-11 चैप्टर हैं, किसी से 2-3 प्रश्न आते हैं तो किसी से एक प्रश्न आता है, ठीक है ना। कोई चैप्टर एक ही प्रश्न लगता है, लगभग है, घातांक है, इनसे एक ही प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। लेकिन निर्देशांक ज्योमेट्री है, ठोस ज्योमेट्री है, 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, त्रिकोणमिति है, 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं, समझे। तो इस तरह से इतने ही सिलेबस में हमें कितने प्रश्न लेने बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 20 प्रश्न आपके पास। इतना कुछ पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद कितने एक चैप्टर में इतना थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए कितना क्वेश्चन एक चैप्टर, किसी से एक आएगा, किसी से 2-3 आएंगे प्रश्न, समझे ना। तो इतने और कितने 20 प्रश्न का सफर तय करना। इसका मतलब है यदि हम इतना पढ़ लेते हैं और इसी को अगेन एंड अगेन रिवीजन कर लेते हैं तो ये 100% है। आप 18 प्लस तो प्रश्न हल कर ही लेते हैं। ये मैं झूठ बात नहीं कहने का, क्योंकि देखो 1-2 प्रश्न क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन होता है, बच्चा नर्वस हो जाता है, बच्चा थोड़ा हॉस्पिटल हो जाता है, बच्चा थोड़ा घबराहट हो जाती है, नर्वस हो जाता है एग्जाम के टाइम, तब 1-2 प्रश्न के आते हुए भी गलत हो जाते हैं, ऐसा अमूमन देखा जाता है। बाकी 18 प्लस तो कतई नहीं, कहीं का नहीं गया, ठीक है। तो इतना जो क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल हैप्पी होकर, बिल्कुल खुश होकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जिन विद्यार्थियों को जो चीज आती है वो बहुत अच्छी बात, ओके। आदित्य विश्वकर्मा, पीयूष सिद्वंशी, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। काफी बच्चे यस सर बोल रहे हैं, आप लोग यस सर बोल दीजिएगा, जिससे हमें लगे कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, पीयूष, ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। इतना काफी हो गया आपको समझाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। नोट कर लीजिए, किसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या पढ़ाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, ठीक है। चलिए भगवान का नाम लेकर हमने शुरुआत कर देते हैं। जिन विद्यार्थियों को आता है, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपना रिवीजन करिए। जिसको नहीं आता है, थोड़ा आता है, वो लोग अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए भाई, अभिषेक वर्मा, पंकज चौधरी, चलिए सभी को नमस्कार और शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। पहला जो टॉपिक हमारा, हम शुरुआत ही करेंगे समांतर श्रेणी। कहां से? समांतर श्रेणी। हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, कॉपी और पेन अनिवार्य है रखना, ठीक है ना। बिल्कुल आपको एहसास नहीं होने दूंगा कि आप ऑनलाइन हो, ऐसा लगेगा हम आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें परेशान नहीं होने का। समांतर श्रेणी हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। चलिए भाई, जय श्री राम, आदर्श पाल बोले हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी में सबसे पहले अगर हम श्रेणी की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में 3 श्रेणियां हैं, एक समांतर, दूसरा गुणोत्तर और तीसरा हरात्मक। हम आज ये सीखेंगे कैसे श्रेणियों को हैंडल करना है। उसके लिए सबसे पहली हेडिंग डालिए प्यारे विद्यार्थियों, अनुक्रम। अनुक्रम, जब आप श्रेणियां पढ़ते हो तो उसमें आप पदों को देखते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तो सबसे पहले उसको समझना है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम कहें ए है, और जहां ये ए के साथ जो सफिक्स में दिया है ना एन, इसका मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों एन जो है एन में बिलोंग करेगा। और जो एन होता है ये प्राकृतिक संख्या होती है, और आपको पता होना चाहिए जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होते हैं वो प्यारे विद्यार्थियों 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ 1, 2, 3 1 से स्टार्ट होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। कभी कभी क्या होता है, इंसान की तबीयत खराब हो जाती है तो कभी कभी आना नहीं पड़ता, तो इसलिए कुछ दिनों बाद हम आए हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति में कोरोना की समझिए ना, समझिए हम लोगों कितना जोश बरकरार है कि हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग बस पढ़ते रहिएगा, आपको बहुत अच्छा मौका है कि लॉकडाउन में जब घर हो तो बच्चों लगता है कैसे पढ़ाई होगी, तो अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको कम से कम घर बैठे कुछ तो पढ़ने वाला, कुछ नहीं बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। आप सिर्फ मेरे में फोकस रखिए, हम क्या लिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसमें फोकस रखिए। आज आपकी पहली क्लास है तो हमसे भी परिचय हो जाओ, हमारी आवाज से जुड़ जाओ, हमारे तरीके से जुड़ जाओ, तो मजा आएगा। आनंद के साथ पढ़िए, ठीक है ना, मजे के साथ, समझिए, ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या है ए है और एन क्या है सफिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों जो एन होता है ना वो इसमें बिलोंग करता है, किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में। एन की जगह हम 1, 2, 3 डॉट 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 उपयोग रखते हैं। हम कहें कि इस अनुक्रम, अनुक्रम किसे कहते हैं, अभी हमने अनुक्रम की बात करी, तो अनुक्रम क्या होता है कि एन की जगह यदि हम प्रथम पद 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा A1। अगर इस एन स्मॉल एन की जगह हम नेचुरल नंबर से 2 उठा लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सभी बताइए, A2। फिर इसी एन की जगह यदि हम 3 उठा लें, ये एन जो सफिक्स में ये हमें ये बताता है कि हम क्रमानुसार 1, 2 और 3 अवयवों को लेते जाएंगे और हमें कुछ पद क्रम से मिलते जाएंगे, A3। इसी प्रकार बच्चों हम अंत में एक एन भी होता है, फिर डॉट डॉट डॉट, तो हम एक पद ले लेते हैं एन और फिर एन सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों जो दिया गया यह क्रम है, दिया गया यह क्रम है, इसी को अनुक्रम कहते हैं जब इस क्रम के पदों को प्राकृतिक संख्याओं से लिया जाए। किससे लिया जाए? प्राकृतिक संख्याओं से। हम कहें प्रथम पद तो आप एन की जगह A1 रखिए, हम कहें द्वितीय पद आप एन की जगह दूसरा पद रखिए, हम कहें तृतीय पद आप एन की जगह तीसरा पद। और इससे जो क्रम बनेगा जब प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से हमें कोई क्रम बन के तैयार होता है उसी को बोलते हैं अनुक्रम। अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है ना बच्चों। अब इसी में प्यारे विद्यार्थियों जो ये एन है इसी को बोलते हैं, हम उन टर्मों को पहले बताना चाहते हैं जिन विद्यार्थियों को यही नहीं समझ में आता कि एनवा पद क्या होता है, एन पदों का योगफल क्या होता है। और जब इन पदों से आप परिचित हो जाओगे तो आपको सवाल दिखने लगेगा। इसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों जो ये एन दिख रहा है इसी को बोलते हैं एनवा पद। इस अनुक्रम का एनवा पद, इस अनुक्रम का एनवा पद, ध्यान से देखना विद्यार्थियों, इसी को कहते हैं अनुक्रम। क्या बोलते हैं? अनुक्रम। जब पदों को एन के रूप में दिया जाए और एन की जगह प्यारे विद्यार्थियों 1, 2, 3 1 बाई 1 एलिमेंट रखते जाएं और हमें क्रमानुसार कुछ पद मिलते जाएं, कॉमा के द्वारा हम लिख सकते हैं इनको, तो इस पैटर्न को ही बोला जाता है अनुक्रम। क्या बोला जाता है? अनुक्रम। जैसे प्यारे विद्यार्थियों हम आपसे कहें कि एन बराबर, ध्यान से देखना, एन बराबर एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, और परीक्षक आपसे यह कहे कि इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, 3 पद ज्ञात करो।
इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। आज आपकी पहली क्लास है तो इंट्रो में थोड़ा समय लग गया, आगे से आपका अच्छे से सिलेबस होगा और 1 घंटे में काफी कुछ हम बता के भी जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हमने आपसे कहा पहले विद्यार्थियों n आपको दे दिया n स्क्वायर प्लस 1 और हमने कहा अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद का मतलब है कि n बराबर सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर n बराबर जब 1 रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, a1 मिलेगा, ध्यान से देखना। फिर प्यारे विद्यार्थियों n बराबर 2 रखेंगे और जब n बराबर 2 रखेंगे तो हमें दूसरा पद क्या मिल जाएगा, a2 मिलेगा। और इसी प्रकार n बराबर हम 3 रखेंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा a3, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों जब हम प्रथम पद की बात करेंगे तो n बराबर 1 रखिए, इसमें अगर n की जगह पर 1 रखोगे तो जहां जहां n है वहां 1 रखिए। तो जैसे रखोगे रखिए n बराबर 1, यहां पर n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1/2। ये जो मिला ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया a1 बराबर 1, प्रथम पद क्या मिला, प्रथम पद a1 बराबर 1/2। परीक्षक आपसे यही बात करेगा, हमने कहा अनुक्रम क्या होता है, तो बोला सर अनुक्रम वह होता है कि जब an दिया जाए तो n बराबर जो प्राकृतिक संख्या में एलिमेंट होते हैं वहां से हम पहले 1 उठाते हैं तो a1 मिलता है, फिर हम 2 उठाते हैं तो a2 मिलता है, फिर 3 देते हैं तो a3 मिलता है, ऐसे ऐसे एक क्रम बना लेते हैं, इसी को अनुक्रम बोलते हैं। फिर आपको एक nवां पद देगा परीक्षक an बराबर n/n² + 1 और उसमें आपसे ये कहेगा कि अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। किसके, अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो प्यारे विद्यार्थी जब आप n बराबर 1 रखोगे तो आपको a1 मिल जाएगा और जब n बराबर 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a2। जरा a2 का मान बताइएगा, a2 का मान जरा कमेंट करिएगा क्या है आप सभी का। अगर आपने सीखा है तो आप a2 का मान मुझे बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। यदि आपने आ गया वेरी गुड, 2/5, वेरी गुड बच्चों का आंसर आ गया 2/5 और भी बच्चे करेंगे भी। तो देखिए अगर a2 का मान निकालना है तो n बराबर पहले विद्यार्थी हम 2 रखेंगे, जैसे ही 2 रखेंगे 2 बटे और जहां n है वहां 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस का 1 क्या आएगा बच्चों, 2 बटे 2 दूनी 4 और 5, ठीक है ना। ये हमें मिला a2 मतलब हमारा द्वितीय पद कितना आया, 2/5। अब आप सभी तृतीय पद ज्ञात करिए, आप सभी मुझे तृतीय पद ज्ञात करके दिखाइए, ठीक है ना। वेरी गुड भाई, नए बच्चों ने बिल्कुल हमारे प्यारे विद्यार्थी हर्ष शर्मा 2/5, दिशा गुप्ता, अरविंद पाल, शिबू अंसारी, ये तृतीय पद निकाला है अमन मिश्रा ने, कितना आया है 3/10। और भी बच्चे तीसरा पद बताइए, तीसरा पद एक साथ सभी उत्तर दीजिए। वेरी गुड, तीसरा पद जो आया है नमन जैन का भी आया है, शिवम गुप्ता का, हाँ बिल्कुल, अरविंद पाल बिल्कुल बेटा सही, ऋतिक सिंह 3/10, संचित बिल्कुल। इसका मतलब आप समझ गए, आप पद निकालना सीख गए, इसका मतलब आप पद निकालना बिल्कुल अच्छे से सीख गए। वेरी गुड। a3 कैसे निकालेंगे, जिन बच्चों का अगर ना आया हो तो जब तीसरा पद निकालते हैं तो जो n दिया गया है तो वहां पर 3 रखिएगा और जैसे 3 रखोगे वैसे क्या आएगा, 3 बटे और 3 का स्क्वायर। देखो n स्क्वायर दिया गया है तो 3 का स्क्वायर प्लस का 1 तो कितना आएगा बच्चों, 3/10, ठीक है ना। समांतर श्रेणी या कोई भी जब श्रेणी पढ़ेंगे सबसे पहला जो सिद्धांत होता है पद निकालना, पदों को समझना। फिर जब हम पद निकालेंगे उसमें प्रथम पद निकालेंगे, द्वितीय पद निकालेंगे, तृतीय पद निकालेंगे और इसी क्रम में हमें nवां पद भी ज्ञात होगा। तब याद रखना जो एक फॉर्मूला आप सभी को रटा होगा, nवां पद का a + n - 1 * d, उस पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इतना पहले नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही 3/10 बहुत से बच्चों ने आंसर दिया। तो बच्चों प्रथम पद भी निकाल लिया हमने, द्वितीय पद भी निकाल लिया और तृतीय पद भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अनुक्रम हेडिंग डालिए, अनुक्रम हेडिंग में ये बात लिखिए और कैसे उत्तर देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं से लेते हैं। उसके बाद एक सवाल छोटा सा दिया कि अनुक्रम के कोई भी आपको एग्जामिनर nवां पद दे तो आप कैसे प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, हम क्या चौथा पद निकालो तो ये निकाल सकते हो आप इसी से, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया विद्यार्थियों तो एक इसी पे अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, an बराबर, नोट करिएगा, an बराबर 2n/n+1 और अनुक्रम के प्रथम 2 पद बताइए, प्रथम 2 पद ज्ञात करो। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, बिल्कुल आंसर दीजिए। a1 की अगर बात करें तो प्रथम पद तो a1 होता है और द्वितीय पद क्या होता है, a2 होता है, ठीक है ना। प्रथम पद की अगर बात करें, चलिए a1 क्या होगा, a1 का विद्यार्थियों जल्दी से, हाँ जल्दी से आंसर करिए भाई a1। अगर a1 की बात करें किसी का उत्तर आएगा, हाँ बहुत से बच्चों को आने लग गया। a1 की बात करेंगे तो n बराबर क्या रखोगे, n बराबर 1 रखोगे। जरा रखना a1 तो 2 × 1/1 + 1 तो कितना आएगा, 2/2, कितना आ गया 1। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आया a1 बराबर 1। यही आपका प्रथम पद है। प्रथम पद कितना आ गया, a1 बराबर 1। और प्यारे विद्यार्थी द्वितीय पद, हाँ भाई आदित्य विश्वकर्मा, हाँ भाई गुड, लकी ओझा, स्वागत है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी मेरे सभी विद्यार्थी आंसर देने लगे। और बच्चों a2 की बात करें तो जरा रखना यहाँ पे तो 2 × 2/2 + 1 कितना आएगा, 4/3। चलिए सभी विद्यार्थी, वाह वेरी गुड, 1,4,3 1,4/3 ये 2 पद आए प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम पद 1 आया और द्वितीय पद कितना आया, 4/3। चलिए आप सभी सीख गए। तो ये तो बात होगी प्यारे विद्यार्थियों कि अनुक्रम क्या होता है, ये हमने कैसे कहा, अनुक्रम क्या होता है कि पदों को अगर प्राकृतिक संख्याओं को रखकर अगर ज्ञात करें तो हम प्रथम पद की बात करें तो n बराबर 1 रखो। अगर मान लो 5वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 5 रख देंगे। अगर मान लो 20वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, ठीक है ना। ऐसे हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, दूसरे प्रश्न का। हाँ भाई बिल्कुल, अंकुश, विकास पाल बिल्कुल भाई, पंकज, कपिल, विभाग, जयसिंह बिल्कुल बिल्कुल सही, गौरव बेटा, ऋषभ सिंह बिल्कुल बिल्कुल सही, पीयूष बिल्कुल, आप सभी के आंसर से याद है बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे।
क्या विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं जो अभी शब्द आपने पढ़ा था श्रेणी। किसका? श्रेणी। अभी तो श्रेणी शुरू ही नहीं किया। अभी श्रेणी कहां शुरू किया? अभी तो हमने एक बेसिक प्रश्न बताया, सिर्फ बेसिक प्रश्न बताया हमने, ठीक है ना। अभी तो हमने श्रेणी शुरू ही नहीं किया। अब हम करते हैं पहले श्रेणी क्या होता है। श्रेणी में लिखिए A1 A2 AN AN+1 अनुक्रम है। क्या है ये अनुक्रम है। अभी हमने पढ़ा, क्या करते हैं इसको अनुक्रम, क्योंकि इनका विस्तार किससे हो रहा है? प्राकृतिक संख्याओं से हो रहा है। अनुक्रम है। तब प्यारे विद्यार्थियों, यदि अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाए, जो हमने अनुक्रम पढ़े हैं उनके पदों को जोड़ दिया जाए, तो हमें जो विस्तार प्राप्त होता है उसको कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी। तब प्यारे विद्यार्थियों, जो अनुक्रम है इनके पदों को यदि हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो हमें जो विस्तार प्राप्त होता है इसी को बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं? इसी को हम श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी। एक बात फिर, अनुक्रम के पदों को, दिए गए अनुक्रम के पदों को जो कॉमा के रूप में लिखा होता है, इनको यदि हम जोड़ दें सारे पदों को, तो हमें जो विस्तार प्राप्त होता है, जो रूप प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं श्रेणी। अभी इसी के बाद पहुंचेंगे समांतर श्रेणी। अभी समांतर श्रेणी पे पहुंचे नहीं है। क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है जिससे कोई गलती ना होने पाए, रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या हो गई? श्रेणी। अनुक्रम के पदों को यदि जोड़ दिया जाए उसी को बोलते हैं श्रेणी, ठीक है ना। अब जब श्रेणी हो गई तो श्रेणी हमारे पास 3 प्रकार की है। एक आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा जिस पैटर्न की कोई कंडीशन होगी। समांतर श्रेणी अगर होगी तो उसकी कोई कंडीशन होगी। गुणोत्तर श्रेणी है तो उसको पहचानने का कोई तरीका होता है। हरात्मक श्रेणी अगर कोई लिखी है तो उसको पहचानने का कोई तरीका होता है। तो पहली जो श्रेणी है वो एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। आपके सिलेबस में जो पैटर्न है वो 3 प्रकार से है। पहली श्रेणी समांतर, दूसरी जो भी हम पढ़ाएंगे वो हम स्टार्ट करेंगे जीपी, और तीसरी होती है एचपी। 3 श्रेणियां हैं। इसमें सबसे पहली हेडिंग डालिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी। सभी विद्यार्थियों हेडिंग डालिए समांतर श्रेणी। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से मैं कह रहा हूं, और बाकी लिखते हुए जा रहे होंगे, समय पर्याप्त मिल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरुआत करते हैं अपनी श्रेणी। जो पहली श्रेणी है समांतर श्रेणी। किसकी बात करते हैं? समांतर श्रेणी। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। कब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी होती है उसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को, ज्यादातर विद्यार्थियों को पता भी होगा। यस विकास पाल आप लिख रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एपी का मतलब, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, ये अनुक्रम थी A1 A2 A3 AN ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे लिख लेते हैं AN के आगे कौन सा पद आएगा? AN+1 आएगा, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है? समांतर, समान अंतर वह श्रेणी तो आप जानते हैं। यदि दिए गए अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। उसको श्रेणी बोलते हैं। और कब विद्यार्थी समांतर श्रेणी का बोलते हैं? समांतर श्रेणी होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, समान अंतर दिए गए अनुक्रम के पदों में यदि प्यारे विद्यार्थियों अंतर समान हो तो वह जो श्रेणी है वह समांतर श्रेणी होती है। इसी के बाद आप पढ़ोगे गुणोत्तर श्रेणी, उसमें एक अलग तरीका होता है। तीसरा आप पढ़ोगे हरात्मक श्रेणी, उसमें एक अलग तरीका होता है। हमारा पहला जो टॉपिक है वो समांतर श्रेणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से दे रहा हूं, परीक्षा में हो सकता है एग्जामिनर आपको ना बोले कि ये जो दिया गया अनुक्रम है ये समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक कुछ ना बोले, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये पहले श्रेणी है कौन सी। अगर एनवा पदवी ज्ञात करना है तो हमें पहले पता तो ये होना चाहिए ना कि श्रेणी कौन सी है, तभी तो उसका फार्मूला लगा पाओगे, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड, वही आदर्श पाल लिख रहे हैं 2 - 7 यस विकास पाल, जिसमें अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने मान लो कोई और तृतीय पद में से द्वितीय पद को, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, और अंतिम जो पद है उससे पहले वाले पद को यदि हम घटाएं तो सभी का जो अंतर है, ये देखिए ध्यान से, सभी का जो अंतर है वो कैसा है? समान है। कैसा है? समान है। देखो बराबर कर रहे हैं, कितना है अंतर? डी। तो कहने का मतलब है जो दिया गया पैटर्न है, यदि उनके पदों का अंतर समान, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया जाए और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाया जाए, और जो अंतर है वो कैसा है? समान आए, मतलब बराबर ही आए, तो कितना आ रहा है? डी आ रहा है। उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। और जो पदों का अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। पदों के अंतर को क्या बोलते हैं? हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पदों के अंतर को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। पदों के अंतर को बोलते हैं सार्वंतर, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं सीडी। हम अमूमन आपको डी से डिनोट करते हैं इसको, और सीडी कॉमन डिफरेंस का बेटा डी ले लिया गया, ठीक है ना। हाँ बच्चों, वेरी गुड, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी तब होगी जब उनके पदों का अंतर कैसा हो? समान हो, और जो अंतर आता है उसी को उस श्रेणी का बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर, ठीक है ना। और जब प्यारे विद्यार्थियों इतना हो गया तो हम आपको एक श्रेणी देते हैं। सबसे पहले एक श्रेणी 1,4,7, डॉट डॉट, ठीक है ना। अगर आपको हमने ये श्रेणी दी, बिल्कुल बच्चों, तो हम ये जो बताएंगे कि ये श्रेणी है ये पहली बार किसमें है? ये एपी है या नहीं? सबसे पहला प्रश्न भाई, सबसे पहले बेसिक बात है कि दी गई श्रेणी क्या समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। यस या नो में जवाब देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत से बच्चे जल्दी से जवाब दे भी सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है, स्मॉल बात। दिया गया पैटर्न क्या समांतर श्रेणी है या नहीं? यस या नो में जवाब देना है, ठीक है ना।
प्यारे विद्यार्थियों, इस पैटर्न में जरा हम ये देख लेते हैं कि जो पद दिए, प्रथम पद क्या है 1, द्वितीय पद क्या है 4 और तृतीय पद क्या है, थर्ड टर्म क्या है 7 है। और प्यारे विद्यार्थियों, इनके द्वितीय पद में से मतलब 4 में से 1 को घटाएं, अंतर कितना आया 3। और प्यारे विद्यार्थियों, 7 में से 4 को भी घटाओ, 7 में से 4 घटाओ, अंतर कितना आएगा 3। इसका मतलब है कि दिए गए श्रेणी का अंतर समान है। बहुत से बच्चों का वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों का आंसर यस ही आया है, किसी का भी नो नहीं है। वेरी गुड। थोड़ा सा आज नाम नहीं लेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम था, इंट्रो कराया था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए समय जाएगा। तो बहरहाल सभी का आंसर यस ही आया, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस भी काफी बच्चों ने, अमन अग्नोत्री ने तो कॉमन डिफरेंस बता दिया है 3 आया, ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थी, जो श्रेणी दी गई है, अब हम क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आप तुरंत देखें, पदों का अंतर निकालिए, 4 में से 1 क्या 3 और 7 में से 4 क्या 3, पदों का अंतर समान, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। यस, सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात, सबसे बुनियादी बात क्या है, हमें श्रेणी ही पहचानना आना चाहिए, क्योंकि अभी तो समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं, फिर हम गुणोत्तर भी पढ़ाएंगे, फिर हरात्मक भी पढ़ाएंगे, और जब तीनों श्रेणियां मिल जाती हैं तब विद्यार्थी के दिमाग में डर पैदा होता है, क्योंकि तब वो क्या होता है, गुणोत्तर में समांतर का फॉर्मूला लगा देता है और समांतर में गुणोत्तर का लगा देता है, समझे ना। शुरुआत में सब विद्यार्थी शेर समझते हैं अपने आप को, जब धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता है, चीजें बढ़ती जाती हैं, तब सब कुछ भूलना हो जाता है, समझे। इसलिए जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि मुझे सब आ रहा है, तो कृपया करके वो भी धैर्यपूर्वक समझदारी से पढ़ें, क्योंकि जब आज आपकी क्लास का पहला दिन है और जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, आपका रजिस्टर बढ़ता जाएगा, कॉपी बढ़ती जाएगी, और जो विद्यार्थी कॉपी नहीं बना रहे हैं उनका तो भगवान मालिक, उनका परमात्मा ही मालिक है। जो हमारा लिखाया हुआ चीज लिख रहे हैं, हल करेंगे, सारे प्रश्नों को हल करेंगे और टेस्ट का भी एक एक प्रश्न अपनी कॉपी फिल करेंगे, उसका ही कल्याण होगा, क्योंकि भूलना हमारी आपकी फितरत होती है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करें, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हल्की स्मॉल बूंदें कर रही हैं, इनको बिल्कुल ऐसे अब्जॉर्ब करिए, इस तरह से इनका घूट लीजिए जिससे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से प्रवाहित हो जाए। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन, एक दिन 60वां दिन भी होगा, और जब 60वां दिन होगा तो आपका मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझे ना। तो जैसे पहले दिन में ऊर्जा होती है, अंत तक जिस विद्यार्थी की ऊर्जा जिस तरह बनी रहती है, उसी का कल्याण होता है, ठीक है ना, मेरी बात समझे। तो कहने मतलब जैसे पहले दिन ऊर्जा के साथ बैठ रहे हो, दूसरे दिन तीसरे दिन, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ठीक है ना, टूटना नहीं चाहिए। और रिवीजन जब करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, कनेक्टिविटी अध्यापक के साथ एक अच्छी बनती है उन्हीं विद्यार्थियों को जो रिवीजन करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप मुझे समझ आपको समझ में आया होगा, ये श्रेणी सभी ने बताया कि ये समांतर श्रेणी है, यस, वेरी गुड, ठीक है ना बच्चों। जब इतनी बात हो गई, आपको समांतर श्रेणी पहचान में आ गया, तो इसी में हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा पहला रिजल्ट है एनवा पद ज्ञात करना। किसका? एनवा पद ज्ञात करना, श्रेणी का एनवा पद। पहला जो पॉइंट आया, नोट पॉइंट करके लिखिए, समांतर श्रेणी का एनवा पद। चलिए, बहुत से विद्यार्थियों को इसका फॉर्मूला पता भी होगा। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये a+b+2d यह जो विस्तार दिखाई दे रहा है, ये श्रेणी का सामान्य रूप होता है। क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है? आप देखिए, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ और तृतीय पद को द्वितीय पद में से घटाओ, जरा घटा के देखना, a+b-a बराबर a+2d और माइनस का a माइनस का d, और जरा देखना d बराबर कितना आएगा, a से d, आगे नहीं आएगा। सारवांतर यदि बराबर है तो श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी। इसका मतलब ये कैसी है? ये AP में विस्तार है, किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है ना। अब हमने कहा इस श्रेणी का, ये जो श्रेणी दी गई है, इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए। इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो एनवा पद का फार्मूला आप सभी लिख लीजिएगा, Tn बराबर होता है a+n-1 into d, a+n-1 into d, a+n-1 into d, जहां पर a जो होता है क्या विद्यार्थी, प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद। और अभी हमने बताया था, हमने कहा था कि श्रेणी में जब भी पढ़ते हैं तो पूरी सभी श्रेणियों में यही शब्द बार बार आएंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, एनवा पद, एन पदों का योग पद, समझे ना। तो आप और सारवांतर, ये पद जो है, ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए, समझे ना। तो अब इस श्रेणी में विद्यार्थियों, जब किसी श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करते हैं तो उसका रिजल्ट होता है a+n-1 into d। ए होता है प्रथम पद और डी जो होता है वो अभी जो बताया हमने सारवांतर। सारवांतर क्या होता है? पदों के मध्य अंतर, पदों के मध्य जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम समांतर श्रेणी में सारवांतर बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसे डी शब्द से, अंग्रेजी के डी शब्द से निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो एक नया टर्म और दिखाई दे रहा है एन, इसको बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या, ठीक है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टीएन नोटेशन है, इसी को बोला जाता है एनवा पद। क्या बोलते हैं? एनवा पद। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, समझे ना। तो T4, T5, T6, T7 ऐसे ही पदों से निरूपित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी के एनवा पद का जल्दी से ये रिजल्ट लिख लीजिएगा। क्या होता है? a+n-1 into d, ठीक है ना, जल्दी से लिख लीजिएगा। यस, नंबर ऑफ टर्म। कुछ बच्चे अंग्रेजी में पूछना चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको बोलते हैं पदों की संख्या, बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है एनवा पद, और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, चलिए, आई होप आप सभी का नोट हो गया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो थोड़े से आलसी प्रकृति के व्यक्ति हैं, क्योंकि हम इतने स्लोली पढ़ा रहे हैं कि आप आराम से लिख भी सकते हो बच्चों, ठीक है ना। ऐसा नहीं लग रहा कि हम दौड़ रहे हैं, इतना वक्त आपको आराम से दे रहे हैं, क्योंकि हम हर विद्यार्थी को लेकर चलेंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ लेते हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे तो 2 बार में समझते हैं, और कुछ प्यारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, वो भी तो फीस दे रहे हैं, जो 3 से 4 बार में समझते हैं। तो ऐसे महान भाव, जो ऐसे हमारे बिल्कुल
विद्यार्थी हैं, होशियार विद्यार्थी जब सोचते हैं कि अध्यापक 4 बार बोला है, बहुत से परेशान भी हो सकते हैं, तो परेशान मत होइएगा, आप उस चीज को बिल्कुल याद कर लो, मास्टर बन जाओ शब्द की, और अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस पेपर में दिखाई देगा। लेकिन हमें उन विद्यार्थियों को भी देख के चलना पड़ेगा जो एक बार में नहीं समझ पाते हैं, 3 से 4 बार में समझते हैं, ठीक है ना। इसलिए और बाकी विद्यार्थियों को मौका मिल जाता है, जब हम किसी शब्द को 3-4 बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, तो बाकी विद्यार्थियों को मौका मिलता है लिखने का, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। एनवा पद हमने अभी बता दिया है और आप सभी निकाल भी सकते हैं। तो हम आपको अगर देते हैं पैटर्न 5, 9, 13, डॉट डॉट, ठीक है ना, और हम आपसे ये कहें कि श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। देखिए बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, इसलिए आपके दिमाग में तुरंत समांतर चढ़ रहा है और तुरंत आप एकदम फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन परीक्षा में तो गुणोत्तर से भी सवाल बनता है, हरात्मक से भी सवाल बनता है, तो आपको रटना नहीं है, आपको पहली समझदारी ये देनी है। अच्छा, श्रेणी का पद निकालना है 10वां, तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि श्रेणी है किसमें। अभी तो समांतर पढ़ा रहा हूं, इसलिए कंफर्म में समांतर ही होगी, लेकिन जब आप अंतर निकालोगे, अब आपको डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हो। समझाया था तब बात अलग है, अब आपको सीधा यहां सोचना कैसे। प्यारे विद्यार्थी, 2 पद दिए, जरा मुझे बताओ इसका अंतर कितना हुआ। 9 में से 5 गया 4 हुआ, 13 में से 9 गया, अंतर कितना आएगा 4। इसका मतलब है कि पदों का अंतर समान है, और पदों का अंतर समान हो तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। शब्द से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्लियर है डेफिनेटली, ये जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम लगा सकते हैं एनवा पद का फार्मूला होता है, बहुत सही, वेरी गुड। बहुत से बच्चे शिवम, अभिषेक, विकास, आदर्श, कुलदीप, श्याम जी, अभिषेक, अर्पित, ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ, सभी का आंसर आया 41। चलिए देख लेते हैं 41 ही आना चाहिए, सभी बच्चों का आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रथम पद क्या है, a बराबर 5 है, पहली बात। और प्यारे विद्यार्थियों, समांतर अभी निकाला, कितना है, 4 है। और पदों की संख्या कौन सा, 10वां पद पूछा है, तो n बराबर 10। अब हम तुरंत लगाएंगे फार्मूला, T10 बराबर a कितना है 5 प्लस 10 माइनस 1 और d कितना है 4। तो प्यारे विद्यार्थी ये आ जाएगा 5 प्लस 10 में से क्या 9 गुना 4 और 5 प्लस 36 और 36 और 5 होते हैं 41, 41। यस, जिस विद्यार्थी का 41 आ रहा है, वेरी गुड, यस सभी का आंसर आ रहा है। हाँ, मोन्टू गौतम बता रहे हैं 8 प्लस 90, यस ये हमने बताई थी, बच्चों ने वो बात याद रखते हैं, वेरी गुड। इसके लिए अगेन वेरी गुड बोलूंगा, जो अभी इसके बाद मैं बताने जा रहा था, कुछ बच्चों ने कमेंट भी कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात, आप सभी का जिस तरह से आंसर आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये कहा था कि पेपर में जरूरी नहीं है पूरी बात लिखें, जब भी आपको जो पद पूछा जाए, क्या है a प्लस 90, तो हमेशा ध्यान रखना, जो पद पूछा जाए, हमारा फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, मतलब जो पद पूछा जाएगा उससे 1 कम लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिखिएगा, कोई फार्मूला मत लगाना, a प्लस 90। सीधा जैसे हम कहें कि इस श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो इस श्रेणी का चौथा पद के लिए क्या होगा, a प्लस 3d। सीधा लिखिए a प्लस 3d, और a का मान आपको पता है 5, और आपको d का मान पता है कितना, 4, कितना होगा 5 और 12 और 12 5 17, ठीक है ना। तो चौथा पद कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 17 आ गया, कितना आ गया 17। तो अगर हम आपसे कहें इस श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी का 5वां पद, क्या विद्यार्थियों 5वां पद ज्ञात कीजिए, मुझे उत्तर दीजिए तुरंत, श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए। अगर हम 5वें पद की बात करते हैं तो आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, a प्लस 4d, क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखिए a प्लस 4d। और जब a प्लस 4d करोगे तो आपको a पता है 5 और आपको 4 और d का मान पता है कितना, 4, 4 चौको 16 5 21, कितना है 21। यस सीवी सिंह, अर्पित यादव, यस 21 ही आएगा। ऋषभ सिंह, आदित्य विश्वकर्मा, श्याम जी, सभी विद्यार्थियों को 21 आ रहा है, वेरी गुड, समझे ना। तो आपको श्रेणी का 10वां पद क्या करना भी बताया, फिर हमने श्रेणी का चौथा पद के लिए एक सवाल लगाया इसी श्रेणी का, और इसी श्रेणी का हमने 5वें पद का लिए तरीका बता दिया, ठीक है ना बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हाँ, नोट हो गया भाई, नोट हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समय मिल गया आपको। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। प्यारे विद्यार्थी, इसी का अगला प्रश्न है, नोट करिए साथ साथ, किसी समांतर श्रेणी का नोट करिएगा बच्चों, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, और नौवां पद जो है वह 7 है, कितना है 7 है। तो श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए, जल्दी से। प्यारे विद्यार्थी, अगला पैटर्न हमने आपको दे दिया बच्चों। पहली क्लास क्या है, हमने आपको शुरुआत में बताया था, मैं क्या करूंगा, आपके हर चैप्टर को सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से लेके, और जितने भी इसमें रिजल्ट है, फार्मूला है, जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, सभी रिजल्ट और फार्मूला पर एक एक दो प्रश्न और हर तरह का एक एक प्रश्न करा देंगे। और कराने के बाद तुरंत सेकंड क्लास में क्या होगा कि हम तुरंत उसका टेस्ट दिखाएंगे, और टेस्ट हमारा 1 जो टेस्ट TEST टेस्ट, ध्यान देना बच्चों, टेस्ट 01 हमारा आ जाएगा। पहले क्या सोचा था हमने, प्रैक्टिस बैच है, सीधा टेस्ट ही उठाया जाए और सीधा डिस्कस कराया जाए, लेकिन फिर लगा कि पहले अच्छे से चैप्टर का डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक सब आइडियाज को याद कर लेते हैं, और उन पे एक एक दो प्रश्न भी लगा लेते हैं। फिर टेस्ट का साथ ही साथ कितना अच्छा होता है जब हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ एक एक दो प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं, दिमाग में जब ये चीजें हमारे बच जाती हैं, फिर कोई अध्यापक आपको तुरंत मॉक टेस्ट दे दे उसी चैप्टर का,
जब चैप्टर बाय चैप्टर आपको टेस्ट मिलते जाएंगे तो आपको अपना आकलन हो जाएगा कि अरे सर ने थ्योरी पढ़ाई थी, एक दो प्रश्न भी लगाए, अब सर ने 20 क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन जो अच्छे जो एकदम से एग्जाम लेवल के आते हैं वो जब दिखाई देंगे और जब आपको वो क्वेश्चन हो रहे होंगे तो ये 101% क्लियर समझ लेना कि अब आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं हो सकता। आपके 20 में से 18 प्लस प्रश्न होंगे, आप डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, कितने अच्छे से इन्हीं प्रश्नों का बार-बार आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है ना। और आपको जब 20 प्रश्न देंगे उसमें आप अपना आंकड़ा लगा सकते हो कि आप हमसे कितने प्रश्न पा रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट आपको टेस्ट दे देते तो शायद आपको दिक्कत भी आती, शायद आपको परेशानी आती। बहुत से बच्चों के फार्मूला नहीं याद रहे, खेल-कूद में मस्त हैं, बहुत से घूमने में शादी विवाह में मस्त हैं, तो उसमें वो चीजें भूल जाते हैं। तो आपको अध्यापक क्या कर रहे हैं, मैथ्स में मैं क्या कर रहा हूं, आपको सारा थ्योरी रिजल्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको क्लियर। बच्चों क्वेरी गुड, सभी का ऑलमोस्ट सभी का आंसर 0 आया। अब नाम क्या लें, हम तो यही कहेंगे कि जितने बच्चे हमारे देख रहे हैं हमारा लेक्चर सभी ने इसका आंसर 0 दिया है, तो हम भी देख लेते हैं। सॉल्व करने की हालांकि जरूरत नहीं है, अगर क्लास में कहते तो एक साथ में बोल सकता था, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूं, अब मुझे जरूरत तो नहीं है। पांचवा पद T5 बच्चों 11 दिया गया, इसका मतलब क्या है, हमने बोला था पांचवा पद दिया गया तो डायरेक्ट लिखिएगा, तो a + 4d लिख सकते हो लेकिन नहीं लिख सकते हो, और a + 4d बराबर क्या है 11, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, नौवा पद के लिए T9, और T9 कितना दे रहा है 7, इसका मतलब है कि हम T9 को डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 8d, और a + 8d कितना है बच्चों 7, ये समीकरण 2 है। हमें ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थियों 16वां पद के लिए होता है a + 15d। भाई हमने कहा जो पद पूछा जाए उससे एक कम पद लिख देते हैं, वही हमारा पदों एनवा पद ज्ञात करने का तरीका होता है। प्यारे विद्यार्थियों ना तो हमें ए पता है, जिन विद्यार्थियों को उत्तर नहीं आया है वो समझ लीजिए, और ना ही हमें डी पता है। जब ए और डी नहीं पता है, हमें दो समीकरण तो ज्ञात हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और तुरंत हमें ए और डी का मान ज्ञात होगा। जैसे प्यारे विद्यार्थियों हम जब हल करेंगे ये माइनस माइनस और माइनस, बच्चों ए से ए कैंसिल हो गया, 8d माइनस 8d में से 4d घटाओगे तो माइनस के 4d बचेगा, और माइनस के 7 में से माइनस का कितना है 11 है, जब घटाओगे बच्चों तो ये माइनस का 18 बचेगा, ठीक है ना। 7 और 1 8 हो जाएगा। आप प्यारे विद्यार्थी जब इसमें से हम इसको जोड़ रहे हैं तो 11 में से 7 क्या प्यारे विद्यार्थी गलत है, ये 4 आ जाएगा, तो d बराबर कितना है, d बराबर -1 आएगा। ये बच्चों d बराबर -1, और d का मान आपको पता चल गया, इस d का मान किसी भी समीकरण रख लो, मान लो 1 से, तो बाई फर्स्ट पहले समीकरण में ही रख दीजिए, तो क्या आएगा -4 आएगा बच्चों। तो हम a का मान क्या आएगा -4, d बराबर जब -1 रखोगे तो 4 गुणा -1 कितना आएगा -4, और -4 का जब पक्षांतर करोगे तो ये प्लस के 4 आ जाएगा, और 11 और 4 कितने होते हैं 15 होते हैं, तो a बराबर हमारे पास 15 आएगा। और हमें क्या करना है बच्चों, a + 15d, a बराबर तो 15 है और 15 डी का मान कितना है -1 + 15 और -15 0 होता है, तो 16वां पद जो है हमारा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का 0 आया वेरी गुड, सभी का ही आया है, ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थियों का शून्य ही आया है। ये बच्चा a बराबर 15 आएगा, अर्पित यादव बता रहे हैं a बराबर 15, ये अर्पित a बराबर 15 ही आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं था, पांचवा पद दिया गया था, नौवां पद दिया गया था, पांचवा पद से मैंने a + 4d निकाला, नौवें पद से a + 8d निकाला, और दोनों समीकरणों को हल करके किया, वहां से मैं d का मान -1 मिला, a का मान 15 मिला, और a और d का मान जब रख दिया तो मैं 16वां पद ज्ञात हो गया, शून्य, ठीक है ना। इसी पैटर्न का एक अंतिम प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है, एक अंतिम प्रश्न, वो क्या है प्रश्न को देख लीजिएगा ध्यान से। एक और प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एग्जामिनर कहता है कि a + 1 3a 4a + 2, अब बोलेगा कि समांतर श्रेणी में जो ये पद है वो समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात करो। जिन विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन पता भी है, जिनको इनका तरीका पता भी है, तो कोई बात नहीं बच्चों, ये तुम्हारे पास गुड एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपने अगर रिवीजन नहीं किया तो आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाना है। और बस आपके लिए नया तरीका क्या होगा, आपको इस पैटर्न के साथ तुरंत जो हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट की बात करते हैं, वो आपको तुरंत 20 क्वेश्चन का मिलेगा, और अगली क्लास जब वो 20 क्वेश्चन का मिलेगा उसमें आप अपना आकलन कर सकते हो कि हमने कितना सीखा, कितना हमने एकाग्रता रखी, कितना हमारा ध्यान रहा। वेरी गुड, शिववीर सिंह यस, विकास पाल यस, सभी का आंसर आने लग गया, 3 आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों जब ये 3 पद दिए गए हैं और समांतर श्रेणी में बोल रहा है, तो अभी हमने आपको बताया कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओ और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाओ, जो अंतर आएगा वो कैसा आएगा, समान आना चाहिए। तो आपको यहाँ तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 3a, और पहला पद क्या है -a माइनस का 1 है, यहाँ पे तीसरा पद क्या है 4a + 2 है, और दूसरा पद क्या है -3a है। क्या जो घटाएंगे तो 3a में से a घटाया 2a - 1, और ये कितना आएगा बच्चों a + 2, यहाँ पे क्या आएगा a जब इधर ले आएंगे तो -a आएगा, और 2a में से जब -a घटाओगे तो a बचेगा, और -a का पक्षांतर जब हम राइट हैंड साइड करेंगे तो +1 आएगा, तो 2 + 1 कितना आएगा 3 बचेगा, तो a बराबर 3 आ गया। आपको इसी तरह से 3 पद दिए जाएंगे जिसमें अननोन होगा एक कोई कोएफिशिएंट, और उससे आपसे वो कहेगा कि ये बताइए ये 3 पद जब समांतर श्रेणी में है तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो हम लोग तुरंत बताएंगे t2 - t1 अपॉन t बराबर t3 - t2, जो अंतर आएगा वही जो अंतर हमारा समांतर श्रेणी में बराबर होता है, उस हम प्रॉपर्टी का यूज करके हम a का मान तत्काल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर, ये सोचो ऑलमोस्ट सभी का क्लियर, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छी बात है। आज हम लोगों ने बच्चों पहले इंट्रो सीखा, फिर हमने सिलेबस का डिस्कशन किया, इस वजह से ये चैप्टर नहीं हो पाया, नहीं तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि एक क्लास में एक चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। जो चैप्टर ज्यादा बड़ा होता है जैसे ठोस ज्यामिति, उसके भीतर एक यूनिट है ठोस ज्यामिति, उसके भीतर ही हमारे पास 5 चैप्टर होते हैं, तो उसमें वक्त ज्यादा लगेगा। जैसे त्रिकोणमिति एक यूनिट है तो इसके भीतर ही 5-6 चैप्टर है, तो उसमें वक्त लग जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे जो वन लीनियर टाइप के जो चैप्टर है वो क्या होगा, हमारी 1 डे क्लास में ही फिनिश हो जाएंगे, और सेकंड डे उसी पे हम टेस्ट का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हम अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है आयो अगली क्लास में रखते हैं, और शायद अगली क्लास में बच्चों एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं होगा,
क्योंकि इसके बाद जो हम अगली क्लास जब मैथ की लेंगे तो हमारी चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। हमें n पदों का योगफल का ज्ञात करना है और हमें समांतर मार्ग के बारे में ये हम कुछ 15-20-25 मिनट में कवर कर लेंगे। तो हमें लग रहा है कि हम अपने अगले चैप्टर पे अपने टेस्ट पे पहुंच जाएंगे। टेस्ट 1 ठीक है ना। तो जिन विद्यार्थियों को आता है वह तैयार है टेस्ट 1 पर और अपने कमेंट उस समय लगातार देना, तभी आपका परीक्षा हो जाएगा कि आपने कितना एकाग्रता के साथ धैर्य के साथ सीखा है और कितना नहीं सीखा है। क्योंकि वही तरीका, यदि आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में रिवीजन कमी है, क्योंकि हमारा कोई भी पैटर्न से बाहर नहीं होगा। ठीक है ना, समझे ना बच्चों। तो आपको आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। पहली क्लास थी इतना सफिशिएंट है। अब हम अगली क्लास जब करेंगे तो उसमें जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो कराएंगे और तुरंत आपको टेस्ट 1 डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। बने रहिएगा। आपकी नेक्स्ट क्लास के बाद जो हो रही है योगेंद्र सर की क्लास होगी वो आपकी तुरंत स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, तुरंत 1 मिनट सर आ चुके हैं, सर बिल्कुल रेडी हैं और आपकी क्लास लेने के लिए तैयार हैं। चलिए बच्चों, खुश हो। ठीक, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।
प्रिय विद्यार्थियों, सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज जो न्यू स्टूडेंट हैं, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए जो है हम एग्रोनॉमी का फर्स्ट क्लास लेके आए हैं। तो देखिए, आज पहली बात तो इंट्रोडक्शन क्लास है ना, आप लोगों के लिए, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि आखिर में कृषि जो है, कृषि की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि कितने लोग जो है हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ चुके हैं, है ना। तो क्रैश कोर्स में जो जुड़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनमें नाम है संचित, आदित्य सिंह, सौरभ कुमार यादव, राघवेंद्र सिंह, सौरभ तिवारी, विकास सिंह, शिवम पांडे, विमल शर्मा, नईम मलिक, गौरव वर्मा, अंकित साहू, आलोक कुशवाहा, सालू यादव, सोम यादव, अमित कुमार मौर्य, पवन वर्मा, शिवम गुप्ता, अंबिका तिवारी, रत्नेश मिश्रा, शिबू अंसारी, कृष्णा कुमार अध्या, अभिषेक गुप्ता, अमन मिश्रा, श्वेत मिश्रा, नवनीत शुक्ला, अरब पटेल, आयुष चौहान, संदीप कुमार, महेंद्र नाथ यादव, मनीष राठौर, रितेश तिवारी, शिवम शर्मा, आदित्य कुमार, दिशा गुप्ता, हर्ष शर्मा, शिवम तिवारी, शिवनंदन, आलोक प्रकाश, वीरू यादव, है ना, ऋतिक सिंह, लकी गोस्वामी और अविनाश मौर्य, अवनीश मौर्य, अमित प्रताप सिंह, है ना। इतने लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो इतने लोग क्रैश कोर्स में विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। तो जितने भी हमने नाम पुकारे हैं, सारे के सारे लोग समझ लीजिए हमसे कांटेक्ट हो गया, हमारी आपकी बात हो गई, ऐसे ही दूर दूर से ही, ठीक है। नाम सही हो गया, हम पहचान गए आपको नाम से। तो पहली बात ये हम आपको बताते हैं कि आखिर आप एग्रीकल्चर विषय में जब आए हैं, है ना, और विश्वविद्यालयों की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है एग्रीकल्चर विषय की, और इसको क्यों एक सब्जेक्ट के रूप में बनाया गया, और इसकी हमारे जीवन में क्यों क्या आवश्यकता है, और फ्यूचर में क्या हो सकते हैं इसमें सुधार, है ना, और किस समय से ये चली आ रही है। तो देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि जब से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है, उस समय से ही कृषि का मानव जीवन के जीवन में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। ये विज्ञान जो है, और सारी साइंस और टेक्नोलॉजी है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, ये तो अभी आई, है ना। पहले तो जो था मेन सिद्धांत था एग्रीकल्चर की था, आदमी जो है अपनी जीविका के लिए किस पर आश्रित था, कृषि पर आश्रित था, बहुत पहले से ही था। आज से लगभग 10,000 वर्षों पहले से ही खेती किसी न किसी तरीके से कर रहा था, मतलब वो एक सिस्टम में नहीं था। और साइंस कहती है कि सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए, तभी उसको हम विज्ञान कह देते हैं। और मनुष्य पहले जो है स्टडी तो करता था, यानी काम करता था। देखिए, एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, इसीलिए इसमें जो है प्रैक्टिकल में नंबर भी ज्यादा दिए जाते हैं, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है ना। तो पुरानी बात अगर हम करें तो उस समय काम पूरा प्रैक्टिकल पे होता था। अब इसको जो है वही प्रैक्टिकल की जो चीजें हैं वो हमने थ्योरी में लिख दी। तो एक विडंबना हमें ये एग्रीकल्चर में लगती है कि जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो थ्योरी है, ठीक है, पढ़ लिया जाए, लेकिन इसको फील्ड में कराना चाहिए। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है इस समय का, उसमें क्या स्थिति है कि प्रैक्टिकली हो गया कम, और थ्योरी पूरी की पूरी किताबें जो है नई नई लिख के चली आई। इससे क्या होते हैं कि लड़कों को पूरा का पूरा जो है सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल जब उनके सामने है नहीं तो केवल याद कर लेते हैं, उसके अलावा उन्हें नहीं पता है कि आखिर में क्या होना चाहिए और क्या हम एग्रीकल्चर में सुधार कर सकते हैं। अगर हम देखें इस प्रकार की विद्यार्थियों, पहले तो हमारे किसान ट्रेडिशनल खेती करते आए 1964 तक। तो 64 के बाद देखिए इसका एक सिनेरियो चेंज हुआ है। इससे पहले 64-65 से पहले क्या था कि भारत परंपरागत खेती करता था। कैसी खेती करता था? परंपरागत। परंपरागत मतलब होता है परंपरागत, किसी को विद्यार्थियों कहते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो देखिए, पहले विद्यार्थियों मनुष्य जो था ट्रेडिशनल फार्मिंग करता था, परंपरागत खेती करता था। पहले इससे पहले होती थी टेक्निकली, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई थी। तो उस समय परंपरागत करता था तो भारत में कठिया गेहूं होता था। और कठिया गेहूं जब 1964-65 में हो रहा था, तो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1947 में, तो देखिए उस समय हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ के करीबन थी। और अगर आज का हम सिनेरियो देखें, प्रेजेंट सिनेरियो में पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 136 करोड़। और वर्ष जो हुए हैं हमारे, वो कितने हुए हैं? बहुत कम वर्ष हुए हैं, यानी कि 70 वर्षों का लगभग खेल है ये। 70-75 वर्षों में, 75 मान लेते हैं क्योंकि, है ना, जो सही है लगभग 75 वर्ष हुए। अब 75 वर्षों में 100 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, तो यानी कि 47 के बाद तुरंत पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जनसंख्या। और जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो 64-65 में ऐसी स्थिति हो गई कि जनसंख्या की अपेक्षा अनाज हमारा जो था वो बहुत कम पैदा होने लगा। जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रोथ हुई, अनाज का उत्पादन बहुत कम तेजी से ग्रोथ हुआ, क्योंकि कठिया गेहूं था पहले इंडिया में, तो लंबा हो जाता था, उत्पादन बहुत कम था। उसी समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अब ये स्थिति थी कि भारत भुखमरी की कगार पे था। और उसमें एक केस ये बन गया कि गेहूं जो था, आज आप लोग खूब खाते हैं और बेचते हैं, अगर 5 बीघा में कर लेते हैं, खाता है पूरा परिवार। और जो है अगर 5 लोगों का परिवार है तो 5 कुंटल गेहूं, लगभग 6 कुंटल गेहूं सफिशिएंट है पूरी साल के लिए। उस समय की स्थिति ये थी कि भारत अमेरिका से गेहूं जो है खरीदता था। तो जब उस समय पाकिस्तान से लड़ाई हुई 64 वाली, तो अमेरिका ने कह दिया कि हम तुम्हें जो है हमारी कुछ शर्तें मानिए, नहीं तो गेहूं नहीं देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम चाहे अमेरिका हो या कोई हो, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन एक शर्त हम भारतीयों से ये निवेदन करते हैं कि मैं अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दूंगा, और जो है हम एक टाइम भोजन करके ही अपना पेट पाल लेंगे, अगर अनाज नहीं हमारे पास, लेकिन हम झुकेंगे नहीं किसी के सामने, है ना। तब उसके बाद फिर क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया 66-67 में, और जब हरित क्रांति आई और बौना गेहूं आया, तो फिर गेहूं जो है अपार पैदावार हुई। गेहूं की इतनी ज्यादा पैदावार हुई कि अब इंडिया खाता भी है, सेल्फ डिपेंडेंट भी है, और उसके बाद बाहर भी कह देता है जाओ जिसे जरूरत हो ले जाओ। अफ्रीका कुछ ऐसे देश बेचारे भुखमरी की कगार पे रहते हैं, तो कह देता है कि ले जाओ हमारे पास से, हम तुम्हें दे भी रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति आ गई इंडिया की। इस बार की हम बताएं, रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाला है। तो सरकार ने डेटा दिया है कि खरीफ सीजन में 10.64 लाख टन जो है चावल का उत्पादन होने वाला है, ये 9-9.5 के करीबन होता था। अब समझिए कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ा, बढ़िया बात है। लेकिन प्रकृति की जो आप ज्यादा इसे बढ़ा रहे हैं तो उसको मेंटेन कर देगी। देखिए अभी आ गया एक, है ना,
जैसे कहते हैं कोरोना, तो वो इसको जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल में लेगा, क्योंकि ज्यादा बढ़ाओगे तो ले लेगा वो। प्रकृति से बढ़ के कोई चीज नहीं। हम एग्रीकल्चर के विद्यार्थी समझ सबसे कहना, जीवन में आगे आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में रहेंगे तो किसी से अपने को कमजोर ना समझना, कहना हम आपके मेरुदंड हैं, रीढ़ की हड्डी, अगर हम टूट गए तो तुम कभी खड़े नहीं हो सकते हो। ये भारत देश से भी हमारी अपील है और तुमसे भी अपील है कि कभी भी जो है अपने आप को किसी विषय वाले से कमजोर नहीं समझिएगा, क्योंकि आप जो है रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है इंडिया की। अगर यही ना हो, आज भारत जो है कोरोना काल में भी खड़ा है, वो खा रहा है। यदि समझिए कि ये अगर स्थिति ना होती, ग्रीन रेवोल्यूशन ना आता, तो क्या स्थिति होती? जो जितने कोरोना से मरे उससे डबल भुखमरी से मर जाते हैं, है ना। तो इसलिए सेल्फ डिपेंड है इंडिया इस समय खाद्य के मामले में, और हम लोगों ने बहुत ज्यादा वृद्धि कर ली, इतनी ज्यादा वृद्धि कर ली है एग्रीकल्चर के सेक्टर में कि अभी भूखे मरने की स्थिति नहीं इंडिया में किसी की भी। अनाज तो है, भाई कोई ना दे या फेंक दिया जाए, किसी तरीके से उसका नाश कर दिया जाए तो कुछ लोग जो है परेशान हो सकते हैं, लेकिन उत्पादन इतना है। अब देखिए ये उत्पादन बड़ा कैसे, आज की हमारी क्या स्थिति है इंडिया की। देखिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के पास तो अनाज बढ़ा दिया, अब आज की स्थिति की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो आज की स्थिति यह है कि हम सेल्फ डिपेंड है, इतना अनाज हो जाता है, लेकिन स्थिति यह है कि अब हम जो है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करें। क्या करें? क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करें। जैसे जो हमारे पास क्वालिटी है ना, अभी तक हमने जो इंप्रूव की है वो की है क्वांटिटी। क्या इंप्रूव की है? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। और अब जो है उसका हमें इंक्रीज करना है होल्डर। ये एक विशेष तरीके से इस समय का हमारा जो है अप्रोच है एग्रीकल्चर के लिए। पहले तो हमने क्वांटिटी बढ़ाई, यानी कि खाने को जो बहुत सारा था नहीं, तो हमने उसकी मात्रा बढ़ा दी, यहाँ ज्यादा पैदा हो। अब स्थिति यह है कि ज्यादा तो पैदा हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? फर्टिलाइजर्स के द्वारा, इंसेक्टिसाइड के द्वारा, पेस्टिसाइड के द्वारा। आदमी इतना नॉन वर्केबल हो गया है, मतलब कुछ करना नहीं चाह रहा है इस समय में, कि गेहूं में अगर खरपतवार हो जाए, मूंगफली में खरपतवार हो जाए, तो वो हर्बिसाइड डालने का प्रयास करता है। यही हमारे जीवन के लिए बहुत घातक जो है साबित हो सकता है। तो उसे एक बार जो है इंटरकल्चर ऑपरेशन करने की नहीं सोचता है कि हम एक बार खुरपी ले जाके उसकी जो है निकाई करवा दें। ये नहीं सोचेगा, कहेगा हम दुकान जा रहे हैं और जहर लाके अभी मूंगफली के ऊपर जो है छिड़क रहे हैं। ये नहीं जान रहा है कि उसी जहर को तुम भी पी रहे हो, और किसी न किसी समय में कोरोना क्या है, ये मानव की गलतियां की कोरोना है। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्यों हो रही है? क्योंकि शहरों में पेड़ नहीं है ना, तो जब पेड़ नहीं है और CO2 सभी लोग छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगी? ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी क्या? कमी तो होगी, है ना। तो यही है कि आज हम लगातार दे यूरिया, दे पोटास, दे फास्फोरस खेत में फेंके जा रहे हैं। जो मनाया फेंक दिया, जितना भी केमिकल इनऑर्गेनिक आया सब फेंक दिया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हम डाल रहे हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और भी जो चीजें डाल रहे हैं, इनका हमारी हेल्थ हजार्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हजार्डियस नेचर के हैं ये, हमें जो है नुकसान पहुंचा देंगे। लौट फेर के आदमी के ऊपर ही ये सारी समस्याएं आएंगी। अब देखिए, खाना खाओगे और गेहूं की रोटी है, गेहूं की रोटी 1 सेकंड में आप फैला देते हो गैस पे रख के, और वही खाने के बाद जो है फिर गैस्ट्रो लीवर चले जाते हो, क्योंकि वो पक नहीं पाई है ना रोटी, इतना फास्ट काम हो रहा है। इसलिए चूल्हे की रोटी स्लो पकती थी, तो उसमें टाइम लगता था, तो पूरी रोटी पक जाती थी, है ना। तो ये स्थिति है। तो आज हमें जो काम करना है वो क्वालिटी पे करना है, कि क्वालिटी किस प्रकार से, आज का एग्रीकल्चर का जो मतलब है वो क्वालिटी इंप्रूव करने का है। अब क्वांटिटी तो चलती रहेगी, इतना हमने इसमें जो है ग्रोथ कर ली है कि अभी 8-10 साल इसमें कुछ काम न करें तब भी भोजन हमारा जो है चलता रहेगा। लेकिन अब इसकी स्थिति यह है कि अगर इसको हमने क्वालिटी को न संभाला तो कैंसर, है ना, हार्ट अटैक, फेफड़े में अस्थमा, ये सारे के सारे रोग जो है बहुत तेजी से फैलेंगे और लोग जो है पट करके मरेंगे। तो अब इसमें क्या है कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है हमें। अब देखिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए देखिए सरकारें इस समय बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर जो है दबाव दे रही हैं कि आप जो है जैविक खेती अपनाइए। क्यों कह रही है सरकारें बार-बार जैविक खेती? जानती है ना, देखिए मार्केट में इससे नुकसान नहीं है जैविक खेती से। और जैविक खेती और IPM, ये दोनों अगर आप करेंगे, इसी के साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट, देखिए IPM का बहुत सिस्टम है, IPM, INM, IWM, देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, यानी कि सभी का जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है। यानी कि सभी को इतना समतुल्य तरीके से देना है कि हमारे वातावरण में भी किसी चीज की भविष्य में कमी ना पड़े, और साथ साथ में ऐसी कोई केमिकल ना हम डालें जिससे हमारे हेल्थ के ऊपर जो है, मनुष्य के जीवन के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, है ना। तो ये चीजें हमें देख के चलनी है। तो इसलिए एग्रीकल्चर का विकास तो करना है, लेकिन हमें अब ये नहीं कहना है, इस चीज के ऊपर हम दबाव दे रहे हैं कि गेहूं में पहले 120 किलोग्राम जो है यूरिया देते थे, और अभी कोई कह रहा है कि अब बढ़ा दी गई है यूरिया की रिकमेंडेशन 140 किलो कर दी गई, 160 किलो। तो ये अब इसको रोकना है। अगर ये ऐसा होता जाएगा तो बहुत बुरा दिन देखना पड़ेगा। जमीन सारी की सारी ऊसर हो जाएगी, पानी भी बचेगा नहीं जो लगा रहे हो लगातार गेहूं में जिस तरीके से, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर ज्यादा देंगे, ऊसर ज्यादा होगा, तो पानी की रिक्वायरमेंट भी अधिक होगी, है ना। तो इसलिए जो है अपने आप को सुधारना है, और खेती की जो टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक है, परंपरागत खेती है, उसमें सुधार करके जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि